बिजनेस मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 का नाम क्या था? बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है मीन हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस। मीन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, मार्केट के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमने क्या करना है? एनालाइज करना है। एनालाइज करना है मीन इसके अंदर से हमने आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। क्यों? अपॉर्चुनिटीज़ कैप्चर करनी है बिजनेस मैनेज करने के लिए और थ्रेट्स अवॉइड करने। हाँ, वो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? थ्रू पेस्टल फैक्टर्स या थ्रू पोर्टर 5 फोर्सेस फैक्टर पे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारी फेवर में हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे अगेंस्ट हैं तो थ्रेट है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारी फेवर में हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे अगेंस्ट हैं तो थ्रेट है। सोशल फैक्टर हमारी फेवर में है। कल्चर हमारी बिजनेस के टाइप का है, डेमोग्राफी हमारे बिजनेस के टाइप की है, कंज्यूमर का टेस्ट हमारी प्रोडक्ट का है तो अपॉर्चुनिटी नहीं, हमारे अगेंस्ट हैं सोशल फैक्टर्स, थ्रेट। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हमारी फेवर में है, मीन नई नई डेवलपमेंट्स इनोवेशन हो रही हैं तो अपॉर्चुनिटी नहीं, नई इनोवेशन नहीं हो रही, नई डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो ये क्या है? थ्रेट है। एनवायरमेंटल कंसर्न को हम फोकस कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी नहीं, हम पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, रिसोर्सेज की रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम नॉइज़ पोल्यूशन, हीट पोल्यूशन में भी रोल प्ले कर रहे, कोई एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप नहीं ले रहे तो ये क्या है? थ्रेट है। क्यों? इससे रेपुटेशन अफेक्ट हो जाएगी। लॉ रेगुलेशन हमारे बिजनेस के लिए नए नए बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट, थ्रेट नहीं, लॉ रेगुलेशन थे उनमें थोड़ी लीनियंसी गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। पोर्टर 5 फोर्सेस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है तो थ्रेट है। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने पे बैरियर एग्जिस्ट करते हैं, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। क्यों? नए इन्वेस्टर एंटर नहीं होंगे ड्यू टू दिस बैरियर तो हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। कस्टमर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, थ्रेट है। नहीं, हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर लो है तो अपॉर्चुनिटी कि हम कस्टमर को अपनी मर्जी से प्राइसेस हाई चार्ज कर सकते हैं। सप्लायर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, नहीं, सप्लायर बार्गेनिंग पावर लो है, अपॉर्चुनिटी। कंपैटिटिव राइवरी स्ट्रांग है, थ्रेट नहीं, कंपैटिटिव राइवरी लो है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो है, अपॉर्चुनिटी। तो हमें क्या करना है? बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है। एक्सटर्नल एनालिसिस मीन आउटसाइड द बिजनेस कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना है? उन फैक्टर्स में से आइडेंटिफाई करनी है क्या? पॉजिटिव मीन अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या थी? अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या था? अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या था? डेवलपमेंट्स इन द एनवायरनमेंट दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। और नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे? थ्रेट। थ्रेट्स मीन फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट दैट प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। और ये हमने कर लिया। आज आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी ले आए इनके ऊपर। पेस्टल का क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट करके ले आए, पोर्टर 5 फोर्सेस का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके ले आए। आई एज्यूम आप लोग थ्योरी वाई में हो आज। ना करो एज्यूम के कर लो, कर लेते, चलो कर लेते। अब वो कहता है कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें सिर्फ एक्सटर्नल एनालिसिस ही परफॉर्म नहीं करना, बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें इंटरनल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। मीन सिर्फ आउटसाइड द बिजनेस, इंडस्ट्री, मार्केट के फैक्टर ही नहीं हमें देखने, हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ फैक्टर देखने हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं।
सिर्फ एक्सटर्नल एनालिसिस नहीं, हमें बिजनेस को मैनेज करने के लिए इंटरनल एनालिसिस भी अपने बिजनेस के अंदर भी देखना है क्या अच्छी चीजें हैं और क्या बुरी चीजें हैं। और अंदर से हमें जो पॉजिटिव फैक्टर्स मिलेंगे वो होती हैं हमारी स्ट्रेंथ्स। ये क्या है? फैक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। हमारे अंदर जो खामियां होती हैं वो क्या होती हैं? वीकनेसेस फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। क्यों? अगर हमारे अंदर खामियां हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव मीट होगा? क्या बिजनेस मैनेज होगा? नहीं। तो खामियां हमें देखनी है ना क्या है, और वो खामियां देखने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना है? इंटरनल एनालिसिस। हाँ, बाहर क्या मसले हैं, थ्रेट्स क्या हैं जो हमने अवॉइड करने हैं, वो देखने के लिए हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस। लेकिन अंदर क्या मसले हैं हमारे बिजनेस में, वो देखने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना है? इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे? थ्रू पेस्टल एंड पोर्टर 5 फोर्सेस। इंटरनल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है, पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल। पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल। तो एक्सटर्नल एनालिसिस हमने देख लिया। आप देखते हैं ये इंटरनल एनालिसिस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ वीकनेसेस कैसे आइडेंटिफाई करनी है? थ्रू पोर्टर्स वैल्यू चेन। सो पोर्टर कहता है वैल्यू चेन का मतलब क्या है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस। वैल्यू चेन मीन इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस। इन सिंपल वर्ड, एक्टिविटीज ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। वैल्यू चेन का मतलब क्या है? Internal business processes mean activities of the business through which business create value. Value chain का मतलब क्या है? Internal business processes mean activities of the business जिनके थ्रू बिजनेस क्रिएट करता है क्या? वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? बेनिफिट्स, प्रॉफिट, मार्जिन। कि अगर आपके इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस अच्छे होंगे तो अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, और अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो आपके बिजनेस को बेनिफिट मीन वैल्यू ज्यादा मिलेगी। हाँ, अगर आपके इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस अच्छे नहीं है तो क्या आपके बिजनेस को वैल्यू मिलेगी? नहीं। क्यों? आप अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। गंदी गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे तो कस्टमर मुंह नहीं लगाएगा, तो आपके बिजनेस को वैल्यू मीन बेनिफिट, प्रॉफिट, मार्जिन नहीं मिलेगा। कहता है वैल्यू का मतलब क्या है? वो कहता है जी वैल्यू जो है वो डिफाइन करता है कौन? कस्टमर। बिजनेस की वैल्यू कौन डिफाइन करता है? कस्टमर। मतलब क्या हुआ वैल्यू का? हाउ मच कस्टमर विलिंग टू पे। वैल्यू का मतलब क्या है? हाउ मच कस्टमर विलिंग टू पे। कस्टमर हाई विलिंग टू पे है, मीन आपको वैल्यू ज्यादा दे रहा है। कब? जब उसे अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज दोगे। अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज कब दोगे? जब आपकी वैल्यू चेन मीन इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस आपके अच्छे होंगे। हाँ, अगर आपके वैल्यू चेन अच्छी नहीं है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस अच्छे नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो कस्टमर क्या आपको वैल्यू देगा? हाई विलिंग टू पे होगा? नहीं, आपकी चीज़ों को मुंह नहीं लगाएगा, तो आपको वैल्यू, बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अपना बेनिफिट, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? अपनी वैल्यू चेन मीन इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस को भी अच्छा बनाना है। इनके अंदर क्या क्रिएट करनी है? स्ट्रेंथ या वीकनेसेस? स्ट्रेंथ वीकनेसेस को ख़त्म करना है। लेकिन वो वीकनेसेस हैं क्या? पहले आइडेंटिफाई करनी है। क्या क्या है? आइडेंटिफाई किए बिना क्या खत्म हो जाएंगी? नहीं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? परफॉर्म करना है पोर्टर्स वैल्यू चेन। पोर्टर्स वैल्यू चेन अप्लाई करना है। पोर्टर क्या कहता है जी? वैल्यू चेन का मतलब क्या है? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और एक बिजनेस की वैल्यू चेन में एक्टिविटीज होती हैं। कितनी एक्टिविटीज होती हैं? कोई 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं। और जब आपने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है
तो आपको ये 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज को एनालाइज करना है, जहां से आपको आइडेंटिफाई होंगी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, और सर्विसेज मीन आफ्टर सेल सर्विसेज। तो एक बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या है? 5 प्राइमरी एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। हमें इनकी 2-2 लाइनों की डेफिनेशन है वो लर्न करनी है और थोड़ा कॉन्सेप्ट लेना है कि इनका मतलब क्या है, ये क्या चीजें होती हैं। 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं। कारपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कारपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, परचेज जिसको प्रोक्योरमेंट का नाम भी दिया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू पोर्टर, वैल्यू चेन का मतलब क्या है? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और जब आपने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आपने क्या करना है? ये 5 प्राइमरी एक्टिविटीज और 4 सपोर्ट एक्टिविटीज को एनालाइज करना है, जहां से क्या आपको मिलेंगी? अच्छी चीजें स्ट्रेंथ और बुरी चीजें वीकनेसेस। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज, 4 सपोर्ट एक्टिविटीज। 4 सपोर्ट एक्टिविटीज क्या है? बेसिकली कुछ 4 डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कंपनी का कम्युनिकेशन सिस्टम के क्विक है या नहीं है, कंपनी का डिसीजन मेकिंग सिस्टम के क्विक है या नहीं है, या कंपनी की फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के प्रॉपर है या नहीं है, या कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉपर ऑन टाइम डिसीजन लेके चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर रही है। ये क्या है? कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का एडमिन स्टाफ, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग सिस्टम, या फिर कंपनी का स्ट्रक्चर के चार्ट प्रॉपर्ली डिफाइंड, फॉर्मल इनफॉर्मल है या नहीं है। और इसी स्ट्रक्चर अच्छा है तो इंटरनल स्ट्रेंथ होगी, नहीं अच्छा तो वीकनेस। कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्विक है तो स्ट्रेंथ, स्लो है, ब्रेकडाउन है कम्युनिकेशन में तो वीकनेस। उस तरह से फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अच्छी है, कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी है, गियरिंग आपकी लो है तो स्ट्रेंथ या वीकनेस? स्ट्रेंथ। गियरिंग हाई है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये क्या होगी? वीकनेस। उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट लोग हैं, पॉलिसीज को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं तो इंटरनल स्ट्रेंथ। नहीं फॉलो कर रहे पॉलिसीज को तो इंटरनल वीकनेस। साथ क्या है? परचेज मीन परचेज डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या है? परचेज करना, इन्वेंट्री, या फिर क्या परचेज करना? एसेट्स परचेज करना। अच्छे वे में परचेज कैसे हो सकती है? अगर ये कोटेशन लेके परचेजिंग कर रहे हैं, कोटेशन मीन ये चीज हमें चाहिए, डिफरेंट सप्लायर को कहेंगे भाई हमें ये चीज इतनी चाहिए, सप्लायर बताएंगे मैं इतने में, दूसरा बताएगा मैं इतने में दूंगा, तीसरा बताएगा मैं इतने में दूंगा, और ये देखेंगे कौन लो कॉस्ट पे हाई क्वालिटी और जल्दी डिलीवरी दे रहा है, उसको ऑर्डर प्लेस करना क्या है? अच्छी परचेजिंग। हाँ, अगर ये कोटेशन ऑब्टेन किए बिना परचेजिंग कर रहे हैं, बस ऐसे ही किसी के पास चले गए भी ये चीज़ आई, उसने कहा इतने की दूंगा, कहा चल ठीक है, तो हो सकता है वही चीज़ कोई लो कॉस्ट पे आपको दे रहा था, तो क्या कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव हुई? नहीं। तो यहाँ पे मसला हो सकता है अगर ये कॉस्ट एफिशिएंसी को फोकस नहीं कर रहे तो हो सकता है आप जिससे ले रहे हो इससे अच्छी क्वालिटी आपको कोई सस्ती दे रहा है तो फिर कंसीडर नहीं हुई, क्यों? आपने कोटेशन ऑब्टेन की ही नहीं। तो देखना इधर भी मसला तो नहीं है कोई। इसके अलावा क्या है? एचआर डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या है? एम्प्लॉय मैनेज करना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट,
कैसे एम्प्लॉय को मैनेज करना, एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हुए मैनेज करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिक्रूट करना, मीन कोई स्किल्स आपके पास जो है वो लैक कर रही है तो उसकी रिक्रूटमेंट करना किसका काम है, HR डिपार्टमेंट का। या एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, कैसे मोटिवेट करना, थ्रू मोटिवेशनल फैक्टर, जो पैसा चाहता है उसके साथ पैसा निगोशिएट करना, जो पैसे के अलावा अथॉरिटी पावर चाहता है उसे वो निगोशिएट करके मोटिवेट करना। किसने निगोशिएशन करने हैं, HR डिपार्टमेंट है। हाँ, अगर ये एम्प्लॉयज को प्रॉपर्ली ट्रेन कर रहे हैं, प्रॉपर स्किल्ड लोग रिक्रूट कर रहे हैं, गधे रिक्रूट नहीं कर रहे, तो इंटरनल स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं कर रहे, स्किल्स लैक कर रही हैं, उसे रेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, अपॉइंटमेंट करते वक्त वो किसी ने कह दिया यार ये मेरा फलां है इसको रख लें, ओ मेरा फलां ये रख लें, मीन ये देखा ही नहीं ये काम करने के काबिल है या नहीं, तो फिर क्या इंटरनल वीकनेस। साथ मोटिवेशन अगर ये क्रिएट कर रहे हैं थ्रू मोटिवेशनल फैक्टर, तो इंटरनल स्ट्रेंथ। अगर मोटिवेट नहीं कर रहे तो फिर क्या इंटरनल वीकनेस। क्यों लोग विलिंगली काम नहीं करेंगे, रीजन क्या है, ये उन्हें प्रॉपर्ली डील नहीं कर रहे। इसके अलावा क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन IT डिपार्टमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अगर तो ये डिपार्टमेंट कोई नई नई रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है, इनोवेशन लाने में बिजनेस को हेल्प दे रहा है, तो इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस, स्ट्रेंथ। IT को यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है कंपनी के अंदर, तो इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस, स्ट्रेंथ। क्यों, इससे कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव होती है। नहीं, ये IT इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहा, इनोवेशन क्रिएटिविटी को फोकस नहीं कर रहा, तो फिर क्या है इंटरनल वीकनेस। सो ये क्या है, 4 सेकेंडरी या स्पोर्ट एक्टिविटीज जो मेनली सपोर्ट करती हैं किसको, हमारी प्राइमरी मेन एक्टिविटीज को, उनके मसले रिजॉल्व करने में। तो हमने देखना इनमें अगर कोई मसले हैं तो उनको रिजॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटीज। लेकिन वो रिजॉल्व भी तब होंगे, उनकी सपोर्ट भी तब मिलेगी जब वो खुद ठीक होंगे। अगर उनके अंदर मसले हैं तो इनमें तो फिर मसले कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, हाउ इनपुट्स आर हैंडल्ड, हाउ इनपुट्स आर हैंडल्ड, कि हम इनपुट्स को कैसे हैंडल करते हैं। मीन हम मटेरियल कहाँ से लेते हैं, कैसे लाते हैं, और लाने के बाद क्या करते हैं। सपोज कंपनी क्या करती है, किसी सप्लायर से मटेरियल बाय करती है, बाय करने के बाद उसे ला के स्टोर करती है बिफोर पुटिंग इनटू प्रोडक्शन। तो कोई मसला है इसके अंदर, कंपनी लाती है मटेरियल, लाने के बाद स्टोर करती है, जब तक प्रोडक्शन में नहीं जाता वो स्टोर हुआ रहता है। तो ये स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बेयर कर रहे हो आप, ये आपका प्रॉफिट खा रही है। ये अगर बचा लो तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, क्या ख्याल है, कैसे बचाई जा सकती है। इसके लिए एक पॉलिसी होती है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, जब ज़रूरत है तभी बाय करना है, ताकि बाय होते ही सीधा कहाँ पे जाए, प्रोडक्शन पे, जहाँ से आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गई, सेव हो गई, और आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया, वैल्यू आपकी, बेनिफिट आपका बढ़ गया। या इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, हाउ इनपुट्स आर हैंडल्ड, कि कंपनी क्या मटेरियल कहाँ से लेती है, कैसे लेती है और कैसे लेके आती है। सपोज कंपनी सप्लायर से मटेरियल बाय करती है और उसके लिए अपनी वैन, लॉरी, ट्रक यूज करती है। तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर रहे हो तो ये गाड़ी हर 3 साल बाद खटारा हो जाती है। इसमें हर 3 साल बाद आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको चलाने के लिए, क्या ख्याल है। इसको चलाने के लिए रनिंग एक्सपेंस भी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हेल्पर चाहिए, पेट्रोल चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए, तो अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है, सेव की जा सकती है। कैसे, आउटसोर्स कर दो या सप्लायर को कहो टू मेक डिलीवरी ऑन आवर प्रीमिसेस, क्या ख्याल है, हमारी प्रिंसिप पे आकर डिलीवरी दे भाई। उसके लिए सप्लायर माइट भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, लेकिन वो आपकी कॉस्ट सेविंग जो है इतनी सारी उससे कम ही होगा। ये सप्लायर विलिंग नहीं है डिलीवरी देने के लिए, सप्लायर चेंज कर लो, हो सकता है कोई मिलते आपकी कर रहा है, मैं डिलीवर करता हूँ आपको, क्या ख्याल है। तो हमें देखना है इसमें मसले क्या हैं, उन मसलों को रिजॉल्व करना है। स्टोरेज कॉस्ट है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है तो उसे कैरिज इनवर्ड को कैसे बचाया जा सकता है, वो हमें देखना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, हाउ इनपुट्स आर हैंडल्ड। इन सिंपल वर्ड मतलब क्या हुआ, मटेरियल की परचेजिंग, मटेरियल की स्टोरेज
मटेरियल की डिलीवरी और मटेरियल की हैंडलिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? मटेरियल की परचेजिंग, मटेरियल की स्टोरेज, मटेरियल की डिलीवरी और मटेरियल की हैंडलिंग की जितनी भी बातें हैं वो कहाँ पे आएंगी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड नहीं। कैरिज आउटवर्ड क्या होता है? आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो। यहाँ पे क्या है? कैरिज इनवर्ड। इनवर्ड मीन परचेज के ऊपर जो आप किराया बर्दाश्त कर रहे हो। देखना है वो किस तरह से सेव हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? आपको बेयर ना करना पड़े। किसको बेयर करना पड़े? सप्लायर को। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। कि हम इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीन हमारा प्रोडक्शन मेथड प्रोसेसेस क्या है, जो दो तरह के हो सकते हैं, लेबर इंटेंसिव या फिर मशीन इंटेंसिव। ज़्यादा अच्छे कौन से हैं? क्यों? लेबर इंटेंसिव में कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव नहीं होती। लेबर इंटेंसिव में वेस्टेज ज़्यादा होती है। लेबर इंटेंसिव में कभी भी सारे यूनिट सेम साइज, सेम शेप, सेम क्वालिटी के अचीव नहीं होते। तो ज़्यादा अच्छा क्या है? मशीन इंटेंसिव। और अगर हमारे ऑपरेशन लेबर इंटेंसिव हैं तो इंटरनल स्ट्रेंथ है या वीकनेस? तो हमें मशीन इंटेंसिव करने चाहिए। वो करने के लिए हमें इनकी सपोर्ट चाहिए। कौन सी मशीनरी यूज करनी है ये कौन हमें बताएगा? कौन सी मशीनरी हमें यूज करनी चाहिए प्रोडक्शन में? टेक्नोलॉजी वाले। वो मशीनरी बाय कौन करके देगा? उस मशीनरी को चलाने के लिए बंदे चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? उस मशीनरी को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, उस मशीनरी को चलाने के लिए स्पेस भी चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? कारपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन इन्होंने क्या करना है? इनके मसले रिजॉल्व करने में हेल्प देनी है। सप्लायर ये वाला डिलीवरी नहीं दे रहा, नया सप्लायर कोई फाइंड करना है जो हमें डिलीवरी दे, तो सप्लायर किसने फाइंड करना है? परचेज वाला। इन्होंने नए सप्लायर के साथ डील करनी है कि भाई हम परचेज करेंगे लेकिन डिलीवरी आप हमें दोगे। जस्ट इन टाइम पे जाना है तो सप्लायर के साथ किसने निगोशिएशन करने हैं? परचेज वालों ने, ताकि हम होल्डिंग कॉस्ट को सेव कर सकें। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है? हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड। हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड, कि जो फाइनल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो जाती है उसे हम कैसे हैंडल करते हैं। सपोज जो गुड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं हम उन्हें स्टोर करते हैं बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर। तो मसला है इसमें, स्टोरेज कॉस्ट बेयर कर रहे, बचाई जा सकती है। कैसे? जस्ट इन टाइम पे जाके। जस्ट इन टाइम मीन जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया तब हमने प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस करते ही सीधी कस्टमर को होल्डिंग कॉस्ट हमारी सेव होगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। होल्ड कर रहे हैं तो बड़ा बड़ा माल ऑब्सोलीट भी हो सकता है, तो ये भी जस्ट इन टाइम पे जाने के बचाया जा सकता है, ऑब्सोलीट लॉसेस। होल्ड कर रहे हैं तो चोरी भी हो सकता है, क्या ख्याल है? तो ये भी बचाया जा सकता है अगर हम जस्ट इन टाइम पे चले जाएं तो। हाँ, वो जस्ट इन टाइम के लिए हमें प्रोडक्शन में इस तरह की फैसिलिटी अरेंज करनी है कि फौरी ये प्रोड्यूस कर सकें। और फौरी प्रोड्यूस करने के लिए लेबर इंटेंसिव नहीं, क्या होना चाहिए? मशीन इंटेंसिव, जो 24 घंटे भी आप चला के प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हो। बंदे सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, उसके बाद नहीं। मशीन 24 घंटे चल सकती है। जस्ट इन टाइम के लिए अल्टीमेटली हमें सप्लायर से भी पीछे से सपोर्ट चाहिए। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में और क्या आता है? डिलीवरी, कि हम कस्टमर को डिलीवरी कैसे करते हैं। आया कि कस्टमर हमारी शॉप पे आके प्रोडक्ट उठा के लेके जाता है, या हम उसे डिलीवर करते हैं। हम करते हैं तो हम भी कैसे करते हैं? किसी कोरियर कंपनी के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू, या हम क्या करते हैं? अपनी वैन लॉरी यूज करते हैं। अच्छा कौन सा है? कोरियर कंपनी, अपनी वैन लॉरी यूज करना? डिपेंड करता है। अगर तो हमारी फ्रीक्वेंट बेसिस पे डिलीवरीज हैं, बहुत ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं, तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव है अपनी वैन यूज़ करना। नहीं, कभी कभार डिलीवरी है, हफ्ते में कोई एक आध होती है, तो फिर कोरियर कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? अपनी लॉरी बाय करना, ड्राइवर रखना, हेल्पर रखना, पेट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस ये अरेंज करना, वो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। अब अगर हमारी डिलीवरीज जो हैं वो कभी कभार होती थी, हम किसी कोरियर कंपनी के थ्रू कर रहे थे, तो इंटरनल स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब हमारी डिलीवरीज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो गई हैं, तो अपनी वैन लॉरी यूज़ करनी चाहिए। अपनी वैन लॉरी यूज़ करनी चाहिए, तो वैन लॉरी बाय किसने करनी है?
उसके लिए पैसा किसने देना है, उसको चलाने के लिए बंदे चाहिए, वो किसने देने हैं, ये चार ने भी इन्होंने मसले रिजॉल्व करने हैं उनके, ताकि वो मसले रिजॉल्व होंगे तो ऑब्जेक्टिव मीट होगा। मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब क्या है, हाउ टू अट्रैक्ट, एक्सप्लॉइट या परसुएट द कस्टमर्स। मार्केटिंग का पर्पस क्या है, मार्केटिंग क्यों करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आजा हमारी ये चीजें बाय कर, या एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये चीज जो हम तुझे दे रहे हैं ये तुझे इतने में कहीं और से नहीं मिल सकती, आजा। या परसुएड करते हैं कि ये चीज तेरी बड़ी जरूरत है, इसके बिना तू मर जाएगा, तो आजा ये चीज हमसे बाय कर, यही पर्पस है। तो हमने देखना है कि हमारी मार्केटिंग हम कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सपोज हमारा लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस है, हाई फैशन क्लॉथ हम सेल करते हैं, कैसे, लेडीज हाई फैशन बुटीक के थ्रू। क्या काम है हमारा, लेडीज गारमेंट्स का हाई फैशन बुटीक है हमारी। हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमने देखा लोग कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बड़े बड़े बोर्ड उन्होंने रोड पे लगाए हुए हैं, क्या ख्याल है, कुछ के ऊपर चमकती लाइटें लगाई हुई हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हमने भी सोचा हम भी बोर्ड लगाते हैं, ये बड़े बड़े बोर्ड हमने लगा दिए, और कहाँ पे लगा दिए, हमने बोर्ड लगा दिए लारी अड्डा में, चौक यतीम खाना में, शालमी में, ठोकर न्याज बेग पे। क्या हमारा कस्टमर लारी अड्डा, चौक यतीम खाना, शालमी या ठोकर न्याज बेग पे है? हमारा कस्टमर कहाँ पे है, हमारा कस्टमर कहाँ पे है, लिबर्टी में है, गुलबर्ग में है, डिफेंस में है। तुम्हें बोर्ड भी कहाँ पे लगाने हैं, वहाँ पे जहाँ पे कस्टमर है, रादर देन जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे। क्या ख्याल है कि हम अगर ठोकर पे रहते हैं तो हमें लहराता हुआ बोर्ड हमारा नज़र आना चाहिए, नहीं, उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कब होगा, कस्टमर कब अट्रैक्ट होगा, जब आप उस जगह पे लगाओगे जहाँ पे हमारा कस्टमर अवेलेबल है। तो वो एरिया हमें टारगेट करना है। अगर उस एरिया में मार्केटिंग नहीं हो रही तो यहाँ पे क्या बैठे हैं, गधे बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है मार्केटिंग कैसे करनी है। तो क्या करना चाहिए, इनको ट्रेन करना चाहिए, या ये गंदी मछलियाँ निकाल के कोई नए अच्छे लोग रिक्रूट करने चाहिए। क्या ख्याल है। तो देखना इधर क्या मसले हैं और कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं। हमने देखा लोग मार्केटिंग आज सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं, और हम बोर्ड ही लगाई जा रहे हैं। तो हमें भी सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे जाने के लिए हमें हेल्प किसने करनी है, टेक्नोलॉजी ने। उसके लिए हमें शायद कोई सिस्टम भी चाहिए जिसके अंदर से हमने डाटा प्रोवाइड करना है, तो सिस्टम किसने बाय करना है, उसके लिए हमें कोई आईटी प्रोफेशनल्स भी चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, तो किसने प्रोवाइड करने हैं, कोई पैसा चाहिए, कोई डिपार्टमेंट बनाना है, वो किसने देना है, कारपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर ने। अब वो कहते हैं मार्केटिंग करते वक्त हमें कंसीडर करना होता है 4 P's को। 4 P's स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। कि अगर आपने ये 4 P's को कंसीडर नहीं किया तो मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्ट आपने चूज करनी है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट मार्केट करनी चाहिए। हमारी 50 प्रोडक्ट्स हैं तो क्या सारी की सारी मार्केट करनी चाहिए, या वो करनी चाहिए जो नई है, करंट सीजन या ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर आपने एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट चूज नहीं की तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। प्राइस हमें देखनी है हाई रखनी है या लो रखनी है, कस्टमर किस पे अट्रैक्ट होगा। लेकिन हाई इनकम कभी भी लो प्राइसेस पे अट्रैक्ट नहीं होगा। समटाइम हमें प्राइस हाई रखना पड़ती है एक इमेज क्रिएट करने के लिए कि हमारी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी है, जिससे हम हाई इनकम कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी हमें देखना है हमारा कस्टमर हम कौन सा टारगेट करने जा रहे हैं। हाई इनकम है तो हाई प्राइसेस रखनी है, लो इनकम कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हैं तो फिर हमें लो प्राइसेस देखनी है। क्यों, अगर आपने प्राइस ही प्रॉपर सेट ना की, उसमें अल्टीमेटली आपने कंपैक्टर को भी देखना है वो क्या प्राइस चार्ज कर रहा है ऐसी प्रोडक्ट की, और अगर आपने उसको देखे बिना ही कोई प्राइस सेट कर दी तो फिर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। साथ आपको प्लेस भी देखनी है कि हमें कहाँ पे मार्केटिंग करनी है। लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस है, लाहौर में कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, लिबर्टी में, डिफेंस में, गुलबर्ग में, या फिर वो जेल रोड पे 2-3 गर्ल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे।
क्या ख्याल है तुम्हारा कस्टमर कहाँ पे है? वहाँ पे है, राइज में नहीं है भाई, है लेकिन उतना नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया? तो इसलिए बाहर निकल आओ, सीए कर लो पहले। इसके अलावा हमें क्या देखना है? मार्केटिंग करते वक्त हमें देखना है प्रमोशन हमें देनी है या नहीं देनी। क्यों? इससे कस्टमर ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है। सेल अप टू 70% ऑफ, और नीचे छोटा सा छुपा के लिख दे अप टू। कस्टमर को नजर क्या आया? 70% ऑफ। भागा भागा आया, आगे देखा 70% कहाँ पे है, वो तो बिक गई। ये 5% 10% ऑफ पे पड़ी है, इधर नहीं जाना, ये हमारा न्यू अराइवल है। किस लिए? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? जब वो आ गया 70% वाली नहीं मिली तो उसने देखा इस पर भी 5% ऑफ मिल रहा है, तो वो भी शायद वो बाय करेगा। क्यों? मैं चल के आ गया हूँ, टाइम निकाल के आया हूँ, और ये भी 5% ऑफ पे तो मिल रही है, पहले तो ये भी नहीं मिल रही थी, तो इससे हमारी बाकी प्रोडक्ट भी बिक सकती हैं। तो प्रमोशन हमें देखनी, हमें लगानी है नहीं लगानी? बेस्ट है कि लगानी चाहिए। लगानी है तो फिर क्या लगानी है? सेल अप टू 50% ऑफ या अप टू 70% ऑफ? क्यों? 50% पे अब कोई नहीं आता, उन्हें अप टू का पता चल गया ये क्या है। हाँ, फ्लैट 50% ऑफ लिखो तो शायद आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी आप क्या कर रहे हैं? ये इतने एरिया पे सिर्फ फ्लैट है, बाकी सारा एरिया न्यू अराइवल है, तो भी कस्टमर को पता चल गया पाकिस्तानी ब्रांड होते किस तरह के। हाँ, अगर आप फॉरेन ब्रांड की बात करो तो फ्लैट 50 का मतलब पूरे स्टॉक पे फ्लैट 50 है। पाकिस्तानी ब्रांड में जाओगे, एक छोटा सा कोने में गंदी सी चीजें रखी होंगी, ये फ्लैट 50% ऑफ है। सो हमें देखना है मार्केटिंग करते वक्त हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट 4 P's को कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रोडक्ट प्रॉपर चूज कर रहा है या नहीं कर रहा, प्राइस एप्रोप्रिएट सिलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, प्लेस प्रॉपर सिलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और प्रमोशन प्रॉपर अट्रैक्टिव दे रहा है या नहीं दे रहा। इसके अलावा मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या आता है? सेल चैनल भी, कि हम सेल किस चैनल के थ्रू कर रहे हैं। आया कि आउटलेट के थ्रू सेल कर रहे हैं या फिर वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम बिजनेस कर रहे हैं हाई फैशन लेडीज गारमेंट्स बुटीक का, और हम सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हमारा आउटलेट नहीं है। स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? वीकनेस है। क्यों? यहाँ पे अभी तक उतना ट्रेंड नहीं आया कि ऑनलाइन बाइंग की जाए। क्यों? जाके कई कस्टमर ने तो विंडो शॉपिंग करते हुए बाय करना होता है, घर से नियत बना के नहीं गए होते, जाके हाथ लगाया या देखा तो बाय कर लिया। तो ऑनलाइन शायद उतना अच्छा नहीं है जितना आउटलेट्स हैं। हम यूके यूरोप में बिजनेस कर रहे हैं यही, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटलेट का कर रहे हैं, वेबसाइट है ही नहीं। वहाँ पे लोग कन्वीनियंस चाहते हैं, ज़्यादातर बाइंग वहाँ पे वेबसाइट के थ्रू होती है। क्यों? टाइम बचाते हैं लोग, तो इसलिए हमें वहाँ पे मेनली वेबसाइट को प्रमोट करना है। नहीं, हम पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं यही लेडीज़ गारमेंट्स का, और सिर्फ आउटलेट के थ्रू कर रहे हैं, सिर्फ आउटलेट के थ्रू कर रहे हैं। क्या ठीक है? नहीं, ट्रेंड आ गया है थोड़ा वेबसाइट के थ्रू भी, तो हमें वेबसाइट के थ्रू भी सेल करनी है। क्या ख्याल है? सोशल मीडिया एडिक्शन, फ़ोन में फेसबुक कितना को ये देख लेंगे। इनको अब क्या करना है? फेसबुक के अंदर ऐड देने हैं, जहाँ से आगे ये ब्रांड्स पे जाएंगे और वहाँ से ये डिज़ाइन चूज़ करके बाइंग की तरफ आ सकते हैं। तो हमें वेबसाइट भी बनानी है, और अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो बनाने में हेल्प चाहिए। किसने बनानी है? उसके लिए कुछ सिस्टम चाहिए, तो किसने बाय करना है? बंदे किसने अपॉइंट करने हैं? पैसा किसने प्रोवाइड करना है? कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये क्या है? हमारी 5 प्राइमरी एक्टिविटीज: इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड सर्विसेज मीन आफ्टर सेल सर्विसेज लाइक वारंटी, रिपेयर, helpfulness, installation and training. आफ्टर सेल सर्विसेज, ये आया कि हम कस्टमर को सिर्फ सेल पॉइंट तक कस्टमर रखना चाहते हैं या उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करेंगे तो कस्टमर रिटेंशन ज़्यादा होगी,
कस्टमर रिटेन होगा, साथ नया भी आएगा, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और वो लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, ये आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट की वारंटी प्रोवाइड करनी है, उसकी रिपेयर प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करनी है गाइडेंस देनी है, प्रोडक्ट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेचर की है तो जाके इंस्टॉल करके देनी है, प्रोडक्ट के बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की है तो कैसे यूज़ करना है, हमने जाके इनको ट्रेन करके आना है। ये करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन हुआ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हुई और उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर फ्यूचर में भी हमारे पास आएगा। सपोज हम बेचते हैं ये एसी, कस्टमर आया हमारे पास, जी गर्मी बड़ी आ गई है, मुझे ठंडी हवाएं लेनी है तो एसी चाहिए। हमने कहा ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का। उसने कहा जी ये दे दो। हमने कहा जी इतने का। उसने कहा ये लो पेमेंट। हमने पैसे लिए और उसको 3 डब्बे उठा के दे दिए, ये इंडोर है, ये आउटडोर है, ये इसके अंदर कनेक्टिंग पार्ट है, चल जाके ठंडी हवाएं ले। कस्टमर उठा के घर ले गया, जाके डब्बे खोले और ठंडी हवाएं लेने की कोशिश में लग गया। क्या जाते ही लगा लेगा? ये कहाँ पे इंडोर फिक्स करना है, कहाँ पे आउटडोर फिक्स करना है, ये दीवार में होल करके इनको कनेक्ट कैसे करना है, और इसका ये सॉकेट यहाँ पे तो है ही नहीं, ये सॉकेट तो कहीं पे नीचे है, तो ये कैसे कनेक्ट करना है, क्या कस्टमर खुद कर लेगा? नहीं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एसी नहीं देना, साथ एक बंदा भी देना है, चल भी जाके इंस्टॉल करके दे के आ, चल के इंस्टॉल करके दे क्या। कस्टमर को क्या प्रोवाइड करनी है, कन्वीनियंस। बंदा नहीं दिया तो जाके कस्टमर दीवार में टकरे मारना शुरू कर देगा, मैं क्या मुसीबत लेके आ गया, क्यों नहीं पता वो कैसे कनेक्ट करना है, कैसे इसको चलाना है। तो साथ आपने क्या करना है, हेल्प प्रोवाइड करनी है फॉर इंस्टॉलेशन। हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो तो आप बेशक कस्टमर को थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी कर रहे हो तो विलिंग टू पे होगा। कल को उसे दोबारा एसी चाहिए तो कहाँ पे आएगा, हमारे पास। किसी और को रेफर करेगा तो कहाँ पे, हमारे पास, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव मीट होगा। हाँ, ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे, कस्टमर जाके हमें गंदी गालियाँ देगा, ये किस मुसीबत में मुझे डाल दिया इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये इंस्टॉल कैसे करना है, तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, ना किसी को रेफर करेगा। मोबाइल खरीदते वक्त एक वारंटी वाला होता है, थोड़ा महंगा होता है, एक विदाउट वारंटी होता है, सस्ता होता है, और लोग प्रेफर करते हैं किसको, वारंटी वाले को। मीन हाई विलिंग टू पे होते हैं, हाई विलिंग टू पे होते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। क्यों, आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि ख़राब हो गया इतना महंगा तो कल को तू रिप्लेसमेंट या रिपेयर भी ले सकता है। हम सपोज बेचते हैं सॉफ्टवेयर, क्या बेचते हैं, कंपनी हमारे पास आई, जी मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाना है आपसे। हमने कहा हम बना के देंगे, इतने पैसे चार्ज करेंगे। कंपनी ने कहा ठीक है जी बना दें। हमने सॉफ्टवेयर बनाया और उसे सीडी में दे दिया, पैसे चार्ज किए, चल भी जाके इंस्टॉल करके यूज़ कर ले। क्या वो सॉफ्टवेयर उसके एम्प्लॉय ने पहले कभी देखा है? तो क्या जाते हुए यूज़ होगा? एम्प्लॉय को तो पता ही नहीं इसके अंदर क्या चीज़ कैसे करनी है, और जब वो हो नहीं रही तो बिजनेस तो यही समझेगा इसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, और आपको क्या करेगा, गंदी गालियाँ देगा कि मैंने ये काम कहा था ये भी नहीं है, ये काम कहा था ये भी नहीं है। रीज़न क्या है कि उन्हें यूज़ करना नहीं आ रहा। तो आपने उन गालियों से बचने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है, एक बंदा देना है इस तरह का कि चल भी जाके इंस्टॉल करके, साथ एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करके आ कि कैसे इसको यूज़ करना है। क्यों ये कर रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेंशन नहीं कर रहे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं हुई, रिटेंशन अचीव नहीं हुई, इवन कस्टमर एक्सटेंड भी नहीं होगा। कि इनको सेटिस्फाई करोगे तो ये बाकी भी कस्टमर आपको देंगे, बाकी कंपनीज को भी बताएंगे कि ये अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उससे कस्टमर एक्सटेंशन होगी, जिससे हमारी वैल्यू, हमारा बेनिफिट इंक्रीज होगा। अब अगर हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंटरनल स्ट्रेंथ है, नहीं प्रोवाइड कर रहे तो वीकनेस है, तो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो रिपेयर वारंटी क्लेम को मैनेज करे। तो डिपार्टमेंट बनाने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, स्ट्रक्चर में एक डिपार्टमेंट बनाना है तो इसकी सपोर्ट चाहिए, उसके लिए कोई बंदे चाहिए तो इसकी सपोर्ट चाहिए, उसके लिए कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट बाय करने हैं तो इनकी सपोर्ट चाहिए।
सो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें सिर्फ एक्सटर्नल एनालिसिस ही नहीं, इंटरनल एनालिसिस, अपने अंदर की खामियां भी देखनी है क्या है, क्यों वो ओवरकम होंगी तो बिजनेस मैनेज होगा। कैसे इंटरनल एनालिसिस करना है? थ्रू पोर्टर्स वैल्यू चेन। और वैल्यू चेन अकॉर्डिंग टू पोर्टर, वैल्यू चेन का मतलब क्या है? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और एक बिजनेस की वैल्यू चेन में 5 प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। तो आपने इनको देखना है कि इनके अंदर अगर कोई मसले हैं तो कैसे दूर किए जा सकते हैं। पास में एग्जामिनर कोई 3 से 4 दफा ये मॉडल टेस्ट कर चुके हैं। ऑन पेज 43 वैल्यू चेन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द वैल्यू चेन, इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ईच ऑफ विच एड वैल्यू। मीन हर एक्टिविटी क्या करती है? कोई बेनिफिट जनरेट करने में हेल्प देती है। द टोटल वैल्यू एडेड बाय द एंटिटी इज द सम ऑफ द वैल्यू क्रिएटेड बाय ईच स्टेज अलोंग द चेन। मीन सारी एक्टिविटीज अच्छी होंगी तो बिजनेस की टोटल वैल्यू मीन बेनिफिट हायर होगा। जॉनसन एंड स्कोल्स, 2 राइटर के नाम हैं। Johnson and Scholes have defined the value chain as the activities within and around an organization which together create a product or service. मीन वैल्यू चेन का मतलब क्या है? बिजनेस के अंदर या बिजनेस के इर्द गिर्द जो भी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। एंड माइकल पोर्टर टेक्निक, a technique used by Michael Porter who pointed out that within a business entity there is a primary value chain and there are support activities also called secondary value chain. Primary value chains क्या हैं? This value chain applies to manufacturing and retailing companies but can be adopted for companies that sell services rather than products. Porter identified the chain of activities in the primary value chain as follows. Inbound logistics, these are the activities concerned with purchased material, components, receiving, handling and storage until needed. In a manufacturing company, it includes material handling, transport from supplier, inventory management and inventory control. Inventory management कैसे होती है? LIFO, FIFO, AVCO methods के थ्रू, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा कौन सा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या लर्न करना है हमने? ये डब्बा लर्न करना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक को डिफाइन कर दिया और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या हो सकती है? ऑपरेशन, द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद कन्वर्टिंग द परचेज मटीरियल मीन इनपुट इनटू एन आइटम दैट कस्टमर विल बाय मीन आउटपुट। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इट इंक्लूड्स मशीनिंग, असेंबली, पैकेजिंग, testing and equipment mean machinery maintenance. Outbound logistics, the activities concerned with the storage of finished goods before sale, how outputs are handled, and distribution and delivery of goods or services to the customer mean delivery हम कैसे करते हैं। For services it relates to delivery of a service at the customers on premises, mean उसकी जगह पे जाके उसे सर्विसेज देना, ये भी क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट। ऑडिट करना है तो क्लाइंट कंपनी के बिजनेस में जाके प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। मार्केटिंग एंड सेल्स, these are the activities associated with the 4 P's of marketing, namely product, place, price and promotion. या मतलब क्या है? हाउ टू अट्रैक्ट, परसुएड, एक्सप्लॉइट द कस्टमर एंड सेल प्रोडक्ट टू देम। सेल प्रोडक्ट टू देम मीन सेल चैनल आपका क्या है? आइदर वेबसाइट है या फिर थ्रू आउटलेट है। एंड सर्विसेज, ऑल द एक्टिविटीज दैट अकर आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल सच एज इंस्टॉलेशन, वारंटीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय ऑफ कस्टमर्स। एस्पेक्ट ऑफ सर्विस इज ऑफन द वर्क ऑफ कस्टमर कॉल सेंटर, जिसके थ्रू आप हेल्पलेस प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो कि ये चीज़ कैसे यूज़ करनी है, इसमें कोई मसला आ गया है तो मसला कैसे रिजॉल्व करना है। कस्टमर हेल्प डेस्क या फिर कस्टमर सर्विस सेंटर। कस्टमर सर्विस सेंटर मीन जहाँ से आप रिपेयर अरेंज करोगे या फिर वारंटी क्लेम अपने अरेंज करोगे। हेल्प डेस्क कॉल करके हेल्पफुलनेस अचीव करोगे और सर्विस सेंटर से क्या करोगे? वारंटी या फिर रिपेयर
क्लेम करोगे। सो क्या लर्न करना है हमने, ये 5 डब्बा में नहीं लर्न करने हैं। इसके अलावा सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? In addition to primary value chain activities, there are also support activities. These are the activities that create value within each primary activity. Mean इनके through primary activities के मसले resolve होते हैं. For example, consider how human resource management add value to inbound logistic. मीन अच्छे परचेज डिपार्टमेंट में लोग हैं तो फिर जाके इनबाउंड लॉजिस्टिक अच्छी होगी, और अच्छे लोग किसने प्रोवाइड करने हैं? एचआर ने। अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड सेटिस्फाइड हैं तो सप्लायर को बड़ा अच्छा डील करेंगे, जिससे सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन होंगे। हाँ, अगर आपके स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो सप्लायर के साथ अच्छा डील नहीं करेंगे। वो आगे से बात करेगा या आगे से काट लेंगे उसे। क्यों? मोटिवेटेड सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या सप्लायर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? क्या इनबाउंड लॉजिस्टिक आपकी अच्छी होगी? फिर नहीं। ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू ऐड करता है ऑपरेशन में भी। कि अगर ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं, सपोज हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो लेबर इंटेंसिव ही रहेंगी, मशीन इंटेंसिव नहीं हो सकती। हम बैंक है, क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज किसने प्रोवाइड करनी है? लेबर ने, और इसे मशीन इंटेंसिव नहीं किया जा सकता। तो हमारे एम्प्लॉयज़ का ट्रेंड, मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। इन्हें पता होना चाहिए कि कस्टमर बेशक कोई गंदी शक्ल वाला भी आ गया है तो उसे आपने खड़े होके हेलो करना है, आगे से स्माइल देनी है। क्यों? उसे अगर आपने खड़े होके हेलो नहीं किया, स्माइल नहीं दी, तो नेक्स्ट डे वो आपके पास नहीं आएगा, आपका कस्टमर लूज़ हो जाएगा। और कस्टमर लूज़ होने का मतलब है बिजनेस गया। तो अगर ये कस्टमर को हैप्पीली डील नहीं कर रहे, उसे आते आगे से स्माइल नहीं दे रहे, बेशक अंदर जो भी चल रहा है, आपको कस्टमर को स्माइल देनी है। उसकी शक्ल बेशक नहीं देखी जा रही, लेकिन आपको स्माइल देनी है, हेलो करना है उसे। बड़ा कस्टमर है, बड़े अकाउंट वाला है, तो गेट तक उसे छोड़ के आना है आपको। उसे रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है, बेशक वो इसके काबिल नहीं भी है, लेकिन कस्टमर आपका ब्रेड एंड बटर है, तो उसे गेट तक छोड़ के आना है, रिस्पेक्ट देनी है। उसके लिए आपने खड़े होकर चेयर अरेंज करनी है, उसके लिए चाय बुलानी है, पानी उसे पूछना है आपने। ये क्या है? अच्छी कस्टमर सर्विस। और ये किसने प्रोवाइड करनी है? एम्प्लॉयज़ ने। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रहे तो मसला कहाँ पे है? एचआर ने। तो एचआर वैल्यू एडिशन करता है इनबाउंड लॉजिस्टिक में भी, ऑपरेशंस में भी, इवन आउटबाउंड लॉजिस्टिक में भी। कि डिलीवरी देने वाला जो बंदा गया है उसने भी जाके कस्टमर को हैप्पीली प्रॉपर्ली डील करना है, रादर देन कि ये चीज़ें पड़ी उठा लेना यहाँ से। दोबारा कस्टमर आपसे चीज़ें बाय नहीं करेगा अगर आपने डिलीवरी इस तरह से दी तो। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किसने करना है? एचआर ने। कि भाई ये डिलीवरी आपने कैसे दे के आनी है, जब तक कस्टमर उठा नहीं लेता, दरवाज़ा बंद नहीं हो जाता, तो उन्हें वापस नहीं आना। वरना कस्टमर कहेगा भाई पता नहीं कहाँ पर रह गया, मुझे तो मिली नहीं चीज़। नुकसान किसको होगा? बिजनेस को। क्यों? ट्रेन नहीं थे एम्प्लॉयज। सो क्या है? 4 सपोर्ट एक्टिविटीज। परचेजिंग कंसर्न विद बाइंग द रिसोर्सेज फॉर द एंटिटी। क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? इन्वेंट्री हो सकती है, रॉ मटेरियल, या फिर एसेट्स हो सकते हैं। सक्सेसफुल बाइंग मीन्स लोअर परचेज कॉस्ट are achieving a secure source of supply for the key material or components। मीन अच्छी परचेजिंग कैसे होगी? जब कोटेशन ऑब्टेन करके आप लो कॉस्ट पे परचेजिंग कर रहे हो, या सप्लायर को आपने सिक्योर किया हुआ है कि आपके अलावा किसी और को मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहा। हाँ, वो सिक्योर कैसे करोगे? सप्लायर सिक्योर कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट करके या एडवांस देके, उसका मुंह बंद करके, नोट दिखा के, ताकि वो आपके अलावा किसी और को सप्लाईज ना दे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आईटी सिस्टम। इन कंपनी के अंदर आईटी टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना। टेक्नोलॉजी आल्सो इंक्लूड एक्वायरिंग नॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन दिस सेंस ऑल एक्टिविटीज हैव सम टेक्नोलॉजी कंटेंट। मीन बिजनेस की हर एक्टिविटी के अंदर टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। इवन दिस इज जस्ट एक्वायर्ड नॉलेज। मीन आपको कोई नॉलेज भी चाहिए इंडस्ट्री मार्केट का, तो वो भी आप गूगल करके थ्रू टेक्नोलॉजी ही अचीव करते हो। And human resource management concerned with recruiting, training, developing and rewarding people in the organization. For example, value can be added by improving the skill of employees through training. And corporate infrastructure relate to the organization structure and its management system.
Management means communication decision making system. It includes the planning and finance management, quality management and information system mean communication system. अब हमें लर्न क्या करना है, वो 5 डब्बाज इनके लर्न करने हैं रटा, ये 4 डब्बाज लर्न करने हैं। इसके नीचे देखो 4 पॉइंट दिए गए हैं कि सेकेंडरी वैल्यू चेन वैल्यू एडिशन करती है बिजनेस के लिए, और ये चारों पॉइंट हमने ऊपर डब्बाज में पढ़े हैं। ऊपर देखो तो डब्बे में पहले डिफाइन किया गया सेकेंडरी वैल्यू चेन को, और फिर बताया गया कि वैल्यू एडिशन कैसे करती है। इसलिए नीचे से ये 4 पॉइंट सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैल्यू एडिशन होती है इसके थ्रू कैसे, जब ये ट्रेन करेंगे। वैल्यू एडिशन होती है इसके थ्रू कैसे, जब ये सिक्योर सप्लाईज या चीप सप्लाईज बाय करेंगे। इसके थ्रू वैल्यू एडिशन होती है अगर ये कोई नॉलेज एक्वायर करेंगे। इसके थ्रू वैल्यू एडिशन होती है कैसे, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग या कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू। भाग जाओ, कल मिलते हैं।